आज हम लोग प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा जैक बोर्ड की 10वीं कक्षा के लिए निर्मित कराया गया 5 मॉडल सेटों में से पहले मॉडल सेट यानी सेट 1 का जो हमारा ग्रुप सी यानी सेक्शन सी का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, उन 8 प्रश्नों जो 39 से लेकर 46 नंबर तक है, उसका डिस्कशन करेंगे। मैं रूपेश कुमार RK+2 स्कूल हिरनपुर पाकुड़ में सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ। आइए हम लोग डिस्कशन का प्रारंभ करें। तो सेट 1 का सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है हमारा, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय से आप क्या समझते हैं और हम औसत आय का प्रयोग क्यों करते हैं? तो जानिए, प्रति व्यक्ति आय ऐसे समझे, मान लीजिए आपके घर में 5 आदमी हैं, पांचों कमाते हैं, कोई 1000, कोई 2000, कोई 3000, कोई 5000, कोई 10,000, सब मिलाकर आमदनी हुआ 20,000। तो क्या सब कोई तो समान नहीं कमा रहा है? ठीक ना? तो सब कोई जब समान नहीं कमा रहे हैं तो क्या करेंगे हम? औसत आय तो कैसे निकालेंगे हम लोग? जानिए, उसी प्रकार से देश के लिए तो किसी देश की कुल आय, मान लीजिए अपना हम लोग किसी देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होता है उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं। ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारा भारत का औसत आय, ठीक है, भारत का औसत आय कितना है? तो भारत का औसत आय बराबर बराबर भारत की कुल आय। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? तो भारत की कुल आय बटा भारत की जनसंख्या, ठीक, बटा भारत की जनसंख्या। हम लोग भारत का निकालना है। अगर मान ले हम लोग किसी देश का लिखेंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे किसी देश की कुल आय बराबर, यहाँ पर खाली किसी कर देंगे, किसी देश का औसत आय बराबर उस देश की कुल आय बटा उस देश की कुल जनसंख्या। ठीक, तो अब मान लीजिए हमारा भारत का कुल आय अगर 280 लाख करोड़ रुपया है। कितना हमारा? 280 लाख करोड़। ठीक, तो हमारा देश का जनसंख्या अगर 140, मान ले हम इसको 280 लाख करोड़ नहीं करें, हम इसको 280 करोड़ करें, सुविधाप्रद रहेगा। 280 करोड़ हमारा देश का कुल आय है और हमारे देश की जनसंख्या है 140 करोड़, 140 करोड़। तो यानी इसका मतलब हुआ कि हमारा प्रति व्यक्ति आय कितना है? हमारा 2 रुपया कर है। ठीक है, 2 रुपया, हम लोग इसको लिखेंगे 2 रुपया प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति। यानी किसको कहेंगे हम लोग प्रति व्यक्ति आय? फिर से जान लें, किसी देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल में राशि प्राप्त होता है उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं। अब औसत आय का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं? तो मान ली हमको 2 देशों के लोगों के बीच में तुलना करना है। ठीक है, मान ली हम लोग अपना तुलना अभी अमेरिका से करेंगे। समझ ही रहे हम अमेरिका से कहाँ खड़ा होंगे। अमेरिका में अगर प्रति व्यक्ति आय कहें हम लोग अपना तुलना यदि अमेरिका से करेंगे तो अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय यदि 20,000 रुपया होगा तो हमारा प्रति व्यक्ति आय 3,000 रुपया होगा, है ना? तो ये तुलना करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि उस देश में जीवन स्तर कैसा है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो देशों के बीच में तुलना करने के लिए करते हैं। 40 नंबर पे ऋण के औपचारिक स्रोत, ऋण के 40 नंबर क्वेश्चन हमारा, ऋण के औपचारिक स्रोत व अनौपचारिक स्रोत में अंतर बताइए। जानिए, औपचारिक स्रोत हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, आप अभी 9 में 10 में गए, 10 पास करेंगे 11 में जाएंगे, आपका कहीं एडमिशन होगा, है ना? तब ना आप 10 का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको जैक बोर्ड से, आप 10 पास कर गए। ये औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा घर में माँ द्वारा, पिता द्वारा आपको मिलता, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा से बात करना चाहिए, ये अनौपचारिक शिक्षा है। मतलब उसका कोई निश्चित मानदंड नहीं है कि आप इस तरीके से पास करेंगे, अच्छा है खराब है, तो उसका कोई निश्चित मानदंड नहीं है।
तो ये जो औपचारिक स्रोत हुए हैं, जो सरकार के द्वारा क्या होते हैं, औपचारिक स्रोत हुए हैं, जो सरकार द्वारा नियंत्रित और पंजीकृत होते हैं, है ना। जैसे ऋण का औपचारिक स्रोत में हमारा बैंक, सहकारी समितियां नहीं समझ में आया, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं उसको, जान लीजिए। अनौपचारिक स्रोत, ऋण का अनौपचारिक स्रोत, अभी जरूरत पड़ गया बहुत ज्यादा पैसा का, जा रहे हैं अभी झालमुड़ी खाने, दोस्त दोनों 10 रुपया उधार में, वो क्या चीज हुआ, अनौपचारिक स्रोत, कोई बैंक से नहीं ले रहा है। बड़े लोगों को जरूरत पड़ गया, अभी बच्चा कोई बीमार पड़ गया, जाते हैं साहूकार के पास, महाजन के पास, 20,000 रुपया दीजिए, लीजिए मेरा ये सोना का अंगूठी आप बंद की रख लीजिए, साइकिल मेरा मोटरसाइकिल बंद की रख लीजिए। तो यानी ऋण का अनौपचारिक स्रोत वो है जिसके अंतर्गत छोटी मोटी इकाइयां शामिल है, वो सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है सामान्य तौर पर, जैसे साहूकार, महाजन, यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं मित्र, रिश्तेदार आदि, है ना। तो ये सब हमारा क्या है, ऋण के अनौपचारिक स्रोत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है। जानिए सत्ता की साझेदारी, अरे अभी ऐसे समझिए आपके पास बहुत सारा खाना है, बहुत सारा खाना है, और दूसरा कोई भूखा आपके बगल में सोया हुआ है 4 लोग, तो क्या करेगा, आपको उठाकर पटक कर छीने ना लेगा खाना। और अगर चारों को दे दिए, अच्छा आपके पास 20 गो रोटी है, चारों को 4-4 गो रोटी दे दिए, पेट भर गया उसका, तो क्या होगा, विद्रोह नहीं होगा। उसी प्रकार से जाने सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है। तो सत्ता में साझेदार बनाएंगे तो सबों को मौका मिलेगा, सबों को अवसर मिलेगा, सबका प्रक्रिया में भाग सुनिश्चित होगा, तो विद्रोह नहीं होगा, ठीक ना। तो ये चीज हम लोग जानते हैं, बेल्जियम में सत्ता का साझेदारी कर बहुत कुशलता पूर्वक वहां संचालन किया, और वही सत्ता का साझेदारी श्रीलंका में नहीं हो पाया, जो युद्ध में उलझ गया। तब जाने हम लोग सत्ता की साझेदारी से क्या क्या लाभ है, ठीक। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल है, इसके बिना लोकतंत्र का हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। विभिन्न धर्म का, विभिन्न जाति का, विभिन्न संप्रदाय का सत्ता में साझेदार होते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है, उससे सभी लोगों का शासन प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित होता है। सत्ता में साझेदारी से भेदभाव नहीं होता है ना, सबों के लिए जो हमारा कहें उम्मीदवार होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा जाता है। टकराव कम होता है सत्ता की साझेदारी से, और सत्ता की साझेदारी में सभी वर्गों, सभी समूहों को शासन व्यवस्था में सहभागिता सुनिश्चित होती है, और समाज में इस प्रकार से क्या होता है, शांति बनी रहती है। तो राष्ट्रीय एकता होता है, ये हमारा राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलता है, ठीक। 42 नंबर पे है, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य क्या क्या है। अभी हाल में 4 महीना पहले झारखंड में हमारा विधानसभा का चुनाव हुआ, उससे 5 महीना पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। तो जानते वो काम कौन करता है, चुनाव कराने का काम कौन करता है, चुनाव आयोग, या उसको हम लोग निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, ठीक। तो ये चुनाव आयोग क्या काम करता है हमारा, तो चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाता है, ठीक है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, अभी हम लोग जाने कोई भी राजनीतिक दल हो, जैसे देखते हैं आप कोई भी पार्टी होगा, उसको मान्यता कौन दिया है, जैसे आपका नाम आपके स्कूल का रजिस्टर में खोजेंगे मिल जाएगा, वैसे ही कोई राजनीतिक दल है, उसको कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया, कहाँ मिलेगा हमको, वो निर्वाचन आयोग के पास मिलेगा। यानी राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का काम कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। अगर वो शर्तों के अनुरूप उतरता है तो उसको राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता देता है। अगर मान लीजिए राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, और जो राजनीतिक दलों के लिए गाइडलाइंस है उस पर काम नहीं करता है, उसका विपरीत ही काम करता है, तो क्या करेंगे, उसका मान्यता रद्द भी कर देंगे। यानी राजनीतिक दलों का मान्यता रद्द करने का काम कौन करता है, चुनाव आयोग करती है, ठीक। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, हम लोग जानते हैं, जैसे बीजेपी का कमल फूल छाप चुनाव चिन्ह, तो वो जो अस्थायी चुनाव चिन्ह है, जैसे जेएमएम का तीर धनुष छाप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ छाप, ये राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करने का काम कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव हो रहा है, उम्मीदवार नामांकन करेगा तो उसका नामांकन कौन लेगा, निर्वाचन आयोग।
मान लिया कोई प्रक्रिया पे खरा नहीं उतर पाया, जिस तरीके का विवरण देना चाहिए था नहीं दे पाए, कहीं कोई कागज गलती रह गया, तो उसका नामांकन रद्द करने का अधिक काम कौन करता है, यानी उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कौन करेगा, निर्वाचन आयोग। ठीक। और जो लोग चुनाव जीत गए, मान ली चुनाव हुआ अपने यहाँ से और कोई चुनाव में जीत गया उम्मीदवार, तो विजयी उम्मीदवार के नाम का घोषणा, उसको सर्टिफिकेट कौन देगा, निर्वाचन आयोग। ठीक ना। तो विजयी उम्मीदवार के नामों की घोषणा करने का काम कौन करती है, निर्वाचन आयोग करती है। अगले तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन की क्या कारण है। ठीक। तो जानिए भारतीय कृषि बहुत पिछड़ा हुआ है। अमेरिका में जाएंगे देखेंगे 1 हेक्टेयर में मान लिए, या फिलीपींस में धान अगर 4300 किलोग्राम हो रहा है, अपने यहाँ मात्र 2000 किलोग्राम हो रहा है, मैंने हमसे 2 गुना से भी ज्यादा है। तो ये जो हमारा पिछड़ेपन का कारण है कि भारतीय किसान आज भी पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं। पारंपरिक तरीका का मतलब है वही हल बैल से खेती कर रहे हैं, गहरा जुताई नहीं हो पाता है, जिस कारण उत्पादन कम होता है। देखें अभी धीरे धीरे ट्रैक्टर का प्रयोग बढ़ा है, लेकिन अभी भी वो उच्च किस्म का, उच्च तकनीकी का मशीन का प्रयोग कम हो रहा है। भारतीय कृषि जानते हैं हमारा मानसून पर निर्भर है। मानसून मतलब एक तरह का नहीं समझ में आ रहा है, जानिए वर्षा पर। वर्षा खूब बढ़िया होगा तो धान होगा। इस साल वर्षा बीच बीच में हुआ, धान हो गया। पिछले 2 वर्ष पहले बरसात नहीं हुआ तो क्या हुआ कि धान हमारा नहीं हुआ। यानी भारतीय कृषि मानसून पर बहुत ज्यादा निर्भर है। सिंचाई का उतना उन्नत सुविधा नहीं है। मानसून अच्छा रहेगा तो खेती बहुत बढ़िया होगा, मानसून यानी वर्षा मौसम बढ़िया नहीं रहा तो खेती हमारा चौपट हो गया, है ना। इसलिए कहते हैं हम लोग कि भारतीय कृषि मानसून के साथ एक जुआ है। जैसे जुआ खेलने बैठे, मानसून बहुत बढ़िया रहा, खेती में उत्पादन खूब हुआ, खूब बम्पर। और अगर मानसून वर्षा बढ़िया नहीं हुआ, खेती हमारा चौपट, सब घर बार नौकरी रोजगार सब चौपट। ठीक। तीसरा हमारा कारण है भारतीय कृषि का पिछड़ेपन का भूजोत का छोटा आकार, है ना। भूमि जोत, मान लीजिए दादाजी को या परदादा जी को 50 बीघा जमीन था, है ना। परदादा जी को 2 बेटा हुए, दादाजी यानी 2 भाई, 25-25 बीघा जमीन हुआ। उसके बाद पिताजी 5 भाई, 55 बीघा जमीन हुआ। और हम हो गए उसके बाद, मान लीजिए हम हो गए 2 भाई, 2.5-2.5 बीघा जमीन हो गया। भैया से झगड़ा है, बोला उधर मेरा खेत में आर में नहीं सटना चाहिए तो खोल कर रख लेंगे, आप बढ़िया से जुताई नहीं करवा सकते हैं, आप बढ़िया सिंचाई का साधन का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, यानी भूमि जोत का आकार छोटा होगा तो हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। चौथा कारण है हमारा भारतीय किसान आज भी गरीब है। उसके पास पैसा का अभाव है, कहां से खरीदेगा वो बढ़िया किस्म का बीज, कहां से खरीदेगा वो, कर्जा लेकर उसको साखने का अभाव है, उसको कोई देने वाला नहीं है पैसा, तो वो उतना ज्यादा पूंजी ट्रैक्टर साख नहीं लगा पाता है, मैंने कहे पूंजी ट्रैक्टर मशीन समय पर जुताई नहीं करवा पाता है। इसीलिए भारतीय कृषि में उपज कम होता है, यही हमारा पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। 44 नंबर क्वेश्चन पे आए। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा नदी घाटी परियोजना, या इसको हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से क्या लाभ है। ठीक है। तो जानिए बहुउद्देशीय नाम में स्पष्ट है, अनेक उद्देश्यों को लेकर नदियों की घाटी में जो परियोजनाएं विकसित की जाती है उसको कहते हैं हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। मन एक तरह का धरिए बड़ा सा जो बांध बनाते हैं नदियों पर, वो हमारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्या क्या काम कर सकते हैं, नदी में पानी बरसात में खूब नीचे बहा कर ले जाता था, बरसात समय में बांध बनाकर रोक दिए तो क्या हुआ, नीचे बाढ़ आया नहीं आया। जैसे दामोदर नदी, कोसी नदी भयंकर बाढ़ लाती थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाकर हम लोग रोक दिए, उसको बंगाल का शोक कहते थे। बाढ़ नहीं आता है अब ज्यादातर बंगाल में, क्योंकि पानी को गर्मी में बरसात में रोक लिए। तो यानी बहुत से नदी घाटी परियोजना से एक लाभ का हमको बाढ़ नियंत्रण होता है। वहां पे पानी जमा है, मान लीजिए हम लोग गिराए, ऊपर से पानी गिरता है, टरबाइन को घुमाता है, जिससे बिजली का उत्पादन होता है, उस बिजली को कहते हैं हम लोग जल विद्युत उत्पादन। लाभ बहुत सारा है, हानि भी है, हानि अभी यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हम लोग। वहां से मान लीजिए जो बांध में पानी है, बरसात समय में छोड़ दीजिए, गर्मी के समय में वहां से नहर में पानी छोड़ दिए तो क्या होगा, सिंचाई में सहायता मिलेगी, उत्पादन बढ़ेगा, यानी सिंचाई की सुविधा होती है। 1 जनवरी को आप पिकनिक मनाने अपना अगल बगल का कोई डैम में, या मसानजोड़ डैम में इधर बगल में है, या मैथन डैम में, कोई डैम में गए होंगे
तो ये हमारा क्या होता है, घूमने फिरने को यानी पर्यटन को बढ़ावा देता है। उसमें बड़ा सा बांध है, उसमें लाकर मछली छोड़ दिए, मछली बड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी मत्स्य पालन होता है। ठीक है। और वहां पर बहुत सारे लोग बोटिंग करने जाते हैं, नौकायन के लिए सुविधा होती है। इतना सारा लाभ है, बहुत देशीय नदी घाटी परियोजना से बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई में सहायता, पर्यटन को बढ़ावा, मत्स्य पालन, नौकायन आदि का सुविधा मिलता है। इन्हीं सब लाभों को देखते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है, माने मंदिर की तरह वो पूजे जाने योग्य है। 45 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। गुटेनबर्ग प्रेस पर टिप्पणी लिखिए। आप जानते हैं योहान गुटेनबर्ग है ना, प्रेस का यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार उसी ने किया। तो योहान गुटेनबर्ग जर्मनी का एक व्यापारी का बेटा था। कहाँ का? तो जर्मनी का। बचपन से ही वो तेल और जैतून पेरने की मशीन देखते आया था। बाद में वो पत्थर पर पॉलिश करने का कला सीखा। ठीक। और अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियों को गढ़ने में महारत हासिल कर ली। उसने 1448 ईस्वी में एक मशीन का आविष्कार किया, जिसको हम लोग कहेंगे सामान्य तौर पर प्रिंटिंग प्रेस। इसमें एक स्क्रू लगाकर हैंडल होता था, जिसको घुमाकर वो प्लांटेन को गीले कागज पर दबा देता था, और वो रोमन वर्णमाला का तमाम जो 26 अक्षर होता है उसके लिए टाइप बनाया। ठीक ना, अलग अलग इधर उधर घुमाकर उसको शब्द बनाया जा सकता था। इसको हम लोग मूल वेल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जानते हैं। और इस मशीन से पहला किताब छापा हमारा, पहली किताब कौन सी छपी? तो पहली किताब छपी गुटेनबर्ग प्रेस से, बाइबिल, है ना। और ये जो बाइबिल का 180 प्रतियां 3 वर्ष में छापी गई। इससे मुद्रण का क्षेत्र में गुटेनबर्ग प्रेस से मुद्रण और छपाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा, ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध क्यों किया, या स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? तो जानिए 1764 ईस्वी में, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा आपको। 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया। ठीक। वो क्या काम करता था? कपड़ा उद्योग में कताई का प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया। मान ली पहले कताई का काम 10 मजदूर मिलकर दिन भर में 100 किलो कपड़ा काटता है, ऊन काटता है या कपड़ा धागा काटता है। तो ये क्या काम किया? अब जो ये जेम्स हारग्रीव्स ला दिया मशीन स्पिनिंग जेनी, उससे एक साथ एक ही आदमी बहुत सारा तकलियों को घुमा सकता था। ज्यादातर ये कताई का काम में महिलाएं लगी हुई थी। तो उससे क्या हो गया कि जो मान लीजिए 10 आदमी मिलकर काटता था 100 किलो, अब 2 ही आदमी 2 ही महिला मिलकर काटने लगी दिन भर में 100 किलो। 8 महिलाएं बेकार हो गई। जब उस बेकार हो गई, काम नहीं मिलने लगा स्पिनिंग जेनी मशीन के कारण, तो औरतों के सामने रोजगार का संकट आकर खड़ा हो गया। तब महिला लोग बोली, 8 महिला आओ, कौन लेकर आता स्पिनिंग जेनी मशीन, हम तोड़िए देंगे, है ना। तो इसीलिए ब्रिटेन की महिलाओं ने, जब उसके सामने बेरोजगारी का संकट आ गया, रोजी रोटी का समस्या उत्पन्न हो गया, तो ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध किया या उस पर हमले करने शुरू कर दिए। आशा करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।